यहाँ से, तेरी औकात नहीं हमारी बेटी को ले जाने की। अगले ही पल ससुराल वाले उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। वो सड़क पर चल रहा होता है, तभी एक आदमी उसके शर्ट पर थूक देता है और दूसरी तरफ तेज रफ्तार गाड़ी का उछला कीचड़ सीधा उसके मुंह पर आ गिरता है। लेकिन बेइज्जती अभी खत्म नहीं हुई थी। स्टेशन पहुंचते ही टिकट चेकर भी सबके सामने उसका मजाक उड़ाकर उसे धक्के दे देता है कि तभी दूर से एक आदमी पूरी रफ्तार में उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। सबको लगा वो उसे बचाने आ रहा है, लेकिन उसने आते ही उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। आखिर कौन था जो उसे थप्पड़ मार गया, जानिए एम्पायर ऑफ हिडन किंग में। 3 साल पहले खूबसूरत नैना की शादी उसके दादाजी ने गरीब फटीचर अथर्व से करवा दी थी। शहर में बदनामी के डर से नैना के माँ बाप ने इस रिश्ते को दुनिया से छुपा लिया और अपने ही दामाद को घर का नौकर बनाकर रख दिया। कहाँ मर गया बे निकम्मे? कामचोर, फटीचर कहीं का। 3 सालों से वो गालियां सहते हुए बस घर के काम कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि अपने प्यार नैना के करीब रह सके। वैसे पिछले 3 सालों से अथर्व नीचे ही सो रहा था। नैना समझ गई थी अथर्व बस एक मासूम सा लड़का है जो कभी उसे नजरें उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन वो ये नहीं जानती थी नैना के सो जाने के बाद वो उसे घंटों चुपचाप निहारा करता था। इस पार्टी में आने से 1 दिन पहले अथर्व नैना के कपड़े लेकर उसके कमरे में चला गया था। तभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहा कर निकली नैना के बदन पर सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। अथर्व की नजरें कुछ देर उसकी खूबसूरती पर ठहर गईं, लेकिन अगले ही पल आंखों पर हाथ रखते हुए वो बाहर भाग गया। नैना उसे ऐसे जाते देख मुस्कुरा रही थी। तभी नैना की बहन शनाया वहाँ आई और उसकी दीदी को टोकने लगी। दीदी, आप उस फटीचर को तलाक क्यों नहीं दे देती? जब मेरी शादी हो रही थी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा, अगर तुम शादी नहीं करती तो तुम्हारे दादाजी हमें जायदाद से निकाल देते। आपकी अमीरी और गरीबी के बीच बस मेरी ये शादी खड़ी है। नैना ने बात खत्म की और वे शॉपिंग के लिए निकल गए। अथर्व भी उनके साथ था। शोरूम में सेल्स गर्ल कई ड्रेसेस दिखा चुकी थी। हर बार नैना कोई ड्रेस ट्राई करती और चुपचाप अथर्व के चेहरे को देखती। अथर्व के चेहरे के भाव ही सब बता देते थे। तभी नैना ने एक ब्लैक ड्रेस ट्राई की। उसे देखते ही अथर्व का चेहरा खिल उठा। नैना हल्के से मुस्कुराई और वही ड्रेस फाइनल कर दी। क्या प्राइस है इसका? मैम, जीएसटी के साथ सिर्फ 35 लाख। नहीं, मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। 35 लाख की ड्रेस खरीदने की औकात नहीं है तो आते क्यों हो? नैना की नजर अथर्व पर गई जो मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ राजवीर सिंह आ गए जो इस मॉल के हेड थे। मैम, आज स्पेशल ऑफर थी। जो भी इस ड्रेस को पहले ट्राई करेगा ये ड्रेस उसे गिफ्ट में मिलेगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। राजवीर ने अथर्व की तरफ देखा। मैम, ये कौन है? जी, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर अथर्व सिंघानिया। ये सुनते ही अथर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज पहली बार नैना ने उसे हस्बैंड कहा था। मैम, ये 35 लाख का सूट भी इस ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। वापसी के पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इतना खुश नैना ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। घर पहुंचती अथर्व फिर अपने काम में लग गया, लेकिन नैना के मन में एक हल्का सा शक उठ चुका था। शनाया, कहीं ये ड्रेस अथर्व ने तो नहीं दिलवाई? जिसके अपने कपड़े फटे हो वो तुम्हें 35 लाख की ड्रेस दिलवाएगा? नैना का थका चेहरा देखकर अथर्व चुपचाप उसके लिए कोल्ड कॉफी बना लाया। एक सिप लेते ही नैना के चेहरे पर सुकून उतर आया। अथर्व उसकी मुस्कुराहट देख खुश हो जाता है, लेकिन क्या सच में अथर्व ने ये ड्रेस नैना को गिफ्ट के तौर पर दिलवाई थी? अगले दिन नैना की कजिन तानिया की रिंग सेरेमनी थी, लेकिन अथर्व बेचैन था क्योंकि नैना अभी तक नहीं पहुंची थी। तभी उसने नैना को हड़बड़ी में आते देखा। उसकी कलाई पर खरोच का निशान था और आंखों में आंसू थे। मुझे मेरी वाइफ की आज की पूरी डिटेल चाहिए। कुछ ही देर में नैना वही ब्लैक ड्रेस पहनकर नीचे आई, लेकिन उसकी आंखों का दर्द अथर्व से छुपा नहीं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अथर्व भी ब्लैक सूट पहनकर आया। दोनों जैसे ही पार्टी में दाखिल हुए, हर नजर बस उन्हीं पर टिक गई। आज अथर्व के सामने नैना भी फीकी लग रही थी। तभी 2 लड़के नैना को घूरने लगे। उन्हें देखते ही नैना का हाथ डर से हल्का सा कांप उठा। अथर्व ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। नैना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आज अथर्व की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। नैना को उसके साथ सुरक्षित महसूस हुआ। तभी फोन बज उठा। सर, अमन सिन्हा ने बिजनेस मीटिंग के बहाने नैना मैडम को होटल बुलाया था और वहाँ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैडम किसी तरह बचकर निकल आई। ये सुनते ही अथर्व के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तभी उसके फोन पर कुछ फोटो आए। अथर्व ने एक नजर में पहचान लिया, वो वही लड़का था जो अभी नैना को घूर रहा था। नैना अब भी डरी हुई थी। अब हमें चलना चाहिए। तभी सिन्हा के बेटे अमन ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। आए जाने मन, क्या रेट है तेरा? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पता था उसका फटीचर पति कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन अगले ही पल अथर्व का मुक्का सीधे उस लड़के के सीने पर पड़ा। नैना हैरानी से देखती ही रह गई। अगले ही कुछ सेकंड में अथर्व ने बाकी सबकी हड्डियां तोड़ दी। चारों तरफ सिर्फ कराहने की आवाजें गूंज रही थी। ये हाल देखकर अमन खुद डर से कांप उठा और अब अथर्व उसकी तरफ बढ़ रहा था। अथर्व, क्या हो गया है तुम्हें? 3 साल में मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। 3 साल में मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देखे। जो तुम्हें रुलाएगा उसकी तो मैं। अथर्व ने गुस्से में एक जोरदार पंच अमन के मुंह पर जड़ा। उसके 4 दांत हवा में उड़ गए। नैना का परिवार जो 3 सालों से अथर्व को बेइज्जत करता आया था, आज अथर्व का ये रूप देखकर डर गया। नैना, रोको उसे। वो मिस्टर सिन्हा का बेटा है, उसे कुछ हुआ तो पूरा शहर जल जाएगा। वो नहीं रुकेगा माँ। वो मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करता है। अथर्व की नजर नैना की कलाई पर पड़ी, जहाँ अभी भी जख्म के निशान थे। अथर्व ने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसी हाथ से छुआ था ना उसे। अथर्व ने अमन का हाथ पूरी ताकत से मरोड़ दिया। अमन की चीख गूंज उठी। उसी वक्त अमन का बाप सिन्हा वहाँ आ गया। वो आदमी जिसका नाम ही शहर में खौफ पैदा कर देता था, आज उसके बेटे को सबके सामने अथर्व ने पीटा था। मिस्टर सिन्हा, ये मेरे हस्बैंड है। मैं आपसे माफी। तुम्हारा सर किसी के आगे झुके, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि तू खुद अगले 5 मिनट में मेरे जूतों पर नाक रगड़ेगा। अथर्व बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कान खौफनाक थी। जी सिन्हा साहब, आज हमें कैसे याद किया? तभी मिस्टर सिन्हा ने सारी बात उन्हें कॉल पर बता दी। सिन्हा अंकल, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से ही ये नौबत यहाँ तक आई। आज अथर्व ने पहली बार नैना को उसके लिए बोलते हुए देखा। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मासूमियत अथर्व के दिल में उतर रही थी। ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम घर चलकर मेरा इंतजार करो। मैं अभी थोड़ी देर में वहीं आता हूँ। अथर्व ने युग को इशारा करके अपने पास बुलाया। अपनी दीदी को घर लेकर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन नैना तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अथर्व इस परेशानी से निकलकर बाहर कैसे आएगा, क्योंकि अभी तो मिस्टर सिन्हा ने कमिश्नर को फोन पर सारी बातें बता दी थी। नैना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज रात घर वापस जरूर आऊंगा। आज पहली बार उसकी सभी बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि नैना भी उसे समझ नहीं पा रही थी। आज का अथर्व उसे कुछ अलग ही लग रहा था। वहीं विजय अग्रवाल भी अथर्व को गुस्से में देख रहे थे। उन्होंने मिस्टर सिन्हा के पास जाकर कहा, आपको इस लड़के के साथ जो करना है कीजिए। ये नालायक काम धाम का तो पहले ही नहीं था, अब इसने गुंडागर्दी भी शुरू कर दी। इसने अग्रवाल फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। नालायक, आज के बाद उस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मिस्टर अग्रवाल सिर्फ गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें तो मौका मिल गया था उस निकम्मे घर जमाई को घर से निकालने का। वहीं मास्टर विक्रम एक ब्लैक लग्जरी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। मास्टर, आगे क्या करना है? लेकिन मास्टर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ पूछने की, और मास्टर विक्रम का एक आदमी बाहर से ही नजर रखे हुए था। अथर्व पुलिस वालों से कैसे बचने वाला था? क्या नैना अथर्व की बात मानकर वहां से युग के साथ घर चली जाएगी? और नैना के जाने के बाद अथर्व क्या करने वाला था? क्या उन सभी लोगों के सामने अथर्व की सच्चाई आने वाली थी? कोट पहने हुए आदमी ने बाहर जाकर किसी को फोन किया। इस लड़की में कोई खास बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इस फैमिली के काबिल है। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। तभी उस आदमी ने फोन पर अपने बॉस को पूरी बात बताई। ये सुनकर शर्मा फैमिली के लीडर ने कहा, हमारी खबर गलत नहीं हो सकती, और पहले ही उस नालायक ने कई सालों की प्लानिंग को बर्बाद कर दिया है। जरूर वो लड़की अपनी आइडेंटिटी छिपा रही है। मैं कुछ दिन और उस पर नजर रखता हूं। कोई कितने ही दिन तक अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है? इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वहां से निकल गया। वहीं विजय अग्रवाल ने अथर्व को बहुत कुछ सुनाया और फिर वो नैना का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। अब तो पुलिस के आने पर ही ये मैटर सॉल्व होगा। और लड़के, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। अथर्व उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जिसकी वजह से मिस्टर सिन्हा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। लगता है लोग हमारी शराफत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगे हैं। तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारी वाइफ को भी सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी अनुभव सिन्हा नहीं।
इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तूने मेरे बेटे की ये हालत कर दी। देखना मैं इसका क्या हाल करता हूं। सिन्हा ने अभी इतना ही बोला था कि अथर्व ने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और धीरे से मिस्टर सिन्हा से कहा, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके इसे तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं। मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की गलती तुम्हारे बेटे ने की थी। अगर तुमने भी ऐसा ही किया तो शायद तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो। और तुम तो जानते ही हो कि बुढ़ापे में हड्डियां टूटने का दर्द कैसा होता है। और देखना, तुम खुद मेरी वाइफ के पैरों में गिरकर नाक रगड़ोगे और तुम्हारा ये बदतमीज लड़का भी ऐसा ही करेगा। अथर्व ने यह बात इतनी धीरे कही थी कि सिर्फ मिस्टर अनुभव ही उसे सुन पाया। वो उस लड़के की धमकी सुनकर अंदर से कांप गया था। उसके बाद अथर्व ने उसका गला छोड़ दिया। मिस्टर सिन्हा का गला दबाने की वजह से एकदम लाल हो गया था। विजय ने आगे बढ़कर अथर्व को 2-3 थप्पड़ मार दिए। ये आज तुझे हो क्या गया है? अरे इनका नाम हमारे शहर की बड़ी हस्तियों में गिना जाता है। अभी इनके पैरों में गिरकर माफी मांग, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुरंत इनसे माफी मांगो। लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। नैना बेटा, तुम्हें इससे कहो ना कि ये मिस्टर सिन्हा से माफी मांगे। ये बेशरम इंसान हमारी फैमिली से न जाने कौन सा बदला ले रहा है। नैना को भी काफी दुख हुआ था जब उसके पापा ने अथर्व को इतने सारे थप्पड़ मारे। नैना ने एक बार अथर्व की तरफ देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं अथर्व को पुलिस पकड़कर न ले जाए। उसे मिस्टर सिन्हा की पावर का अंदाजा था। मिस्टर सिन्हा तो उस लड़के की वार्निंग से इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बोलने की। जब मिस्टर सिन्हा ने उस लड़के को ऐसे थप्पड़ खाते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का चीज है क्या, और उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। अभी देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ करने की सोच सकता हूं। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे ऐसे देखने लगा जैसे अभी उसे जान से मार डालेगा। ये देखकर मिस्टर अनुभव सिन्हा और ज्यादा डर गए थे। लेकिन तभी उनकी नजर वहां पर आते हुए पुलिस वालों पर गई। अब तुम्हें मेरी हैसियत का पता चलेगा। पुलिस वाले मिस्टर सिन्हा के पास आ गए। उनमें से सीनियर पुलिस वाले ने कहा, सिन्हा साहब, आपको किसने परेशान किया? पुलिस वालों को देखकर नैना के साथ साथ जिया, शनाया, युग सभी की घबराहट बढ़ गई थी। नैना जल्दी से मिस्टर सिन्हा के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने ही वाली थी कि तभी उसके हाथों को अथर्व ने पकड़ लिया। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारा सर झुके। वो उसका हाथ पकड़कर थोड़ा दूर ले गया। ये मेरा पागलपन नहीं है। अगर मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर मेरा जिंदा रहने का क्या ही फायदा। अगर तुम्हें किसी ने भी परेशान किया तो मैं उसका यही हाल करूंगा। और तुम मेरा यकीन करो कि मैं थोड़ी देर में ही घर पर आ जाऊंगा। एक फेमस लॉयर मेरा फ्रेंड है, वो मेरा कुछ नहीं होने देगा। उसकी बातें सुनकर नैना की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव हो रहा था जो उसने कभी महसूस नहीं किया। वो नहीं जानती थी कि ये क्या है। आज तक अथर्व ने मुझे कभी परेशान नहीं देखा, इसलिए मुझे भी आज तक इसका ये रूप देखने को नहीं मिला। जिया और शनाए भी नैना के पास आ गई। तू क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? सुबह हम एक अच्छा सा लॉयर हायर करेंगे। लेकिन नैना तो किसी और ही सोच में थी। क्या ये उस घर में इतनी इंसल्ट सिर्फ मेरे लिए सहन करता है? और आज भी मॉम डैड ने इसे कितने थप्पड़ मारे, लेकिन इसने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की और ना ही उनका हाथ पकड़ा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी। तुझे इस पर भरोसा करना चाहिए। इसने ये सब तेरे लिए किया है। क्या तू भी यही चाहती है कि इसका सिर तेरी वजह से सभी के सामने झुके? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्योंकि एक बार वो अथर्व पर यकीन करके देखना चाहती थी। इतनी देर में मिस्टर सिन्हा ने पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बता दिया था। तभी 4 कांस्टेबलों ने आकर अथर्व को पकड़ लिया। ये देखकर तो नैना की दिल की धड़कन रुक सी गई थी। अथर्व उनके साथ जाने के लिए तैयार था। इस लड़की को भी लेकर जाओ, क्योंकि इन दोनों ने ही मेरे लड़के की ये हालत की है। तभी उनमें से 2 कांस्टेबल नैना की तरफ बढ़े।
ये देखकर तो नैना और ज्यादा डर गई थी। उसके पैर कांपने लगे थे। शनाया और जिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। कांस्टेबल ने नैना की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन तभी अथर्व ने उन दोनों को पीछे से पकड़ लिया। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। क्या तुम्हारे साथ कोई लेडी कांस्टेबल है जो इस समय मेरी वाइफ को लेकर जा सके? और आखिर तुम इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मेरी वाइफ भी इस घटना में इन्वॉल्व है? क्या तुम्हें अधिकार है मुझे ऐसे हथकड़ी लगाने का? लगता है कि शायद तुम कानून के नियम को भूल गए हो। अभी तक तुमने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है, तो फिर तुमने मेरे हाथों में हथकड़ी कैसे लगाई? तुमने एक साथ इतने सारे नियम तोड़े हैं कि अगर मैं उन्हें गिनवाने बैठूं तो तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा होगी। और अगर तुमने गलती से मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम पुलिस वाले हो। वैसे भी तुम पुलिस वाले कम और इस आदमी के चमचे ज्यादा लग रहे हो। सभी लोग अथर्व की ऐसी बातें सुनकर डर गए थे। उन्हें तो लगा ये कोई बड़ा वकील है जो इतने सारे नियमों के बारे में जानता है। अब कांस्टेबल और पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नैना की तरफ कदम भी बढ़ा सके। एक कांस्टेबल ने तो जल्दी से उस लड़के की हथकड़ी भी खोल दी और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर, आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। शनाया और जिया तो आज अथर्व की बातें सुनकर उसकी फैन ही हो गई थी। आज जिया ने कहा, जिसको मैं कोयला समझ रही थी वो डायमंड निकला, जिसकी चमक के सामने इतनी बड़ी हस्ती की चमक भी फीकी पड़ गई और उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस मिडिल क्लास लड़के को कुछ कर सके। सर, हम आपकी कंप्लेंट से इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए कि ये लड़की भी इस घटना में शामिल थी। और अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हम अभी इस लड़की को यहां से ले जाने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है तो हम इस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इतना कहकर पुलिस वाले अथर्व को लेकर जाने लगे। अथर्व ने जाते हुए एक बार मुस्कुराकर मिस्टर सिन्हा को देखा। मिस्टर सिन्हा को उसके मुस्कुराने का मतलब समझ में नहीं आया। अथर्व को ऐसे जाते हुए देख नैना की आंखों में ठंडापन उतर आया। कहीं तुम लोगों को पछताना ना पड़े। दीदी, आपको जीजू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ही वापस आ जाएंगे। मैं भी देखता हूं वो वहां से कैसे निकल पाता है। और आज शनिवार है, कल उसकी बेल भी नहीं हो पाएगी। अब तो सोमवार को ही कुछ हो सकता है। ये सुनकर नैना का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो तो यही सोच रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अथर्व ने ये क्यों कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उसके जेल जाने से मिस्टर विजय और शशिकांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आज उन्हें इतनी बड़ी टेंशन से छुटकारा जो मिलने वाला था वो भी वहां से चले गए। मिस्टर बजाज, आपको भी लगता है कि जैसे वो लड़का दिखता है वैसा है नहीं? उस लड़के का ऑरा बिल्कुल भी मिडिल क्लास फैमिली का नहीं लगता। कोई बात तो जरूर है, नहीं तो वो इतने बड़े आदमी से पंगा नहीं लेता। अभी मिस्टर सिन्हा अपने बेटे को सहारा दे रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने कॉल रिसीव करके जैसे ही फोन अपने कान पर लगाया, सर, अभी किसी का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि आपके स्पोर्ट्स एकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? इतना कहकर उसने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसका फोन दोबारा रिंग हुआ था। ये देखकर उसने गुस्से में नंबर देखे बिना ही दोबारा से कॉल उठाया और चिल्लाकर कहा, अब क्या हुआ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस्टर बर्मन, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। मैंने सोचा कि मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपके 5 नाइट क्लब्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। ये सुनकर तो मिस्टर सिन्हा को एक जोरदार झटका लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। अभी उसका फोन डिस्कनेक्ट भी नहीं हुआ था कि वेटिंग में एक और कॉल आने लगी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। उसके माथे से पसीना बह रहा था। मिस्टर सिन्हा, आपके कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। इस बार तो उसके हाथ से फोन ही छूटकर नीचे गिर गया था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे एक के बाद एक इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा था। तभी उसे उस लड़के की मुस्कुराहट याद आ गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे तो पहले ही उस लड़के पर शक हो रहा था। उसके हाव भाव भी ऐसे ही थे जैसे कि वो इस दुनिया का राजा हो। उसके अलावा और कोई नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने उस लड़के को जेल भेजा तो मेरे सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा।
उसके हाव भाव देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि उसके दिमाग का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया हो। तभी उसे अथर्व की वार्निंग याद आ गई। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो वहां से निकल गई। अब मिस्टर सिन्हा को उस लड़के की एक एक बात का मतलब समझ में आ रहा था कि वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और दिल की धड़कन तो ऐसे चल रही थी जैसे कि बुलेट ट्रेन हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन किसी को नैना कहीं दिखाई नहीं दी। उसने जल्दी से अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए उठाया और वहां से जाने लगा। तभी उसे विवेक बजाज दिखाई दिया। मिस्टर सिन्हा ने सोचा कि अगर मैं अग्रवाल फैमिली से पूछूंगा कि तुम्हारा घर कहां पर है तो ये मुझे जल्दी से नहीं बताएंगे और मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं विवेक को अपने साथ ले जाता हूं। उसने विवेक को अपने पास बुलाया। मेरे साथ चलो। विवेक तो पहले ही घबराया हुआ था क्योंकि उसकी कंपनी में मिस्टर सिन्हा की इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। वो घबराते हुए मिस्टर सिन्हा के पास आया और उसके कान में कुछ कहा। फिर वो तीनों वहां से निकल गए। वहीं एक आदमी ने अथर्व को पुलिस की गाड़ी में जाते हुए देखा तो किसी को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा, मास्टर विक्रम उस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो किसी काम का नहीं है। क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है? बस इंतजार, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मास्टर विक्रम किस चीज का इंतजार करने के लिए बोल रहे थे? पुलिस अथर्व को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। 2 कांस्टेबल ने अथर्व को कार से उतारा। रे बाबू, काहे को इतनी मगजमारी करता है रे? ऐसे बड़े लोगों के लफड़े में नहीं पड़ने का था ना। अब तेरे को कौन बचाएगा? उस अग्रवाल फैमिली की भी हैसियत इतनी नहीं है जो तेरे को यहाँ से निकाल सके। अब तेरे को जेल में डालना पड़ेगा ना। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मुझे बंद कर सकता है। यहाँ ज्यादा मगजमारी नहीं करने का। अक्खी बस्ती के छपरी लोग मेरे नाम से भी डरते हैं। क्या तुमने मेरा नाम सुना है? अरे तू कहीं का मंत्री है जो मैं तेरा नाम सुनूंगा? मेरे को तेरे लिए अफसोस हो रहा था, पर अब मुझे समझ आ गया कि तेरा ऊपर का माला खाली है। इसे लॉकअप में डालो। जैसे ही उन्होंने अथर्व को लॉकअप में डालने के लिए पकड़ा, एकदम से वहां पर लग्जरी गाड़ियां आने लगी। देखते ही देखते 15-20 लग्जरी गाड़ियां लाइन में लग गई थी। बीच की काली कार से एक आदमी उतरा और बॉडीगार्ड्स के साथ पुलिस वालों की तरफ आने लगा। उस आदमी को देखते ही एक सीनियर पुलिस वाले के माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने लगी थी। मिस्टर राजवीर। सर, ये कौन से मिस्टर राजवीर है? इनका पूरा नाम मिस्टर राजवीर सिंह है। ये सुनकर बाकी पुलिस वालों के भी पैर कांपने लगे थे क्योंकि राजवीर सिंह को बहुत कम लोग पहचानते थे, लेकिन उसका नाम सभी ने सुना था। जैसे ही राजवीर सिंह पुलिस वालों के सामने आए, उसने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर, आप यहाँ पर? लेकिन मिस्टर राजवीर सिंह वहां पर रुके नहीं। वो तो उन्हें क्रॉस करते हुए सीधा अथर्व के सामने पहुंचे और अपना सिर झुकाकर बोले, सॉरी बॉस, आपको मेरे होते हुए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये सुनकर तो उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो बताया गया था कि ये लड़का मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मैटर लग रहा था। कहीं उन्होंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। सीनियर इंस्पेक्टर ने जल्दी से कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। वो कमिश्नर का कांटेक्ट नंबर था। कमिश्नर ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उस सीनियर इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए कहा, सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कमिश्नर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी के सभी निकम्मे हो गए हो। तुमसे काम भी ठीक तरीके से नहीं होता। क्या तुमने अभी तक उस लड़के को नहीं पकड़ा है? तुमने अभी तक उस लड़के को क्यों नहीं पकड़ा? सर, हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया था और उसे पुलिस स्टेशन भी लाए हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर राजवीर सिंह आ गए हैं। कमिश्नर अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। वो नाम सुनते ही वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर वो वहाँ पर क्यों आएंगे? जरूर उनका इस लड़के से कोई कनेक्शन है। तुम वहीं रुको, मैं वहाँ पर 10 मिनट में पहुँचता हूँ। उस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़का 3 साल से अग्रवाल फैमिली का दामाद है और सब उसे एक गरीब फटीचर समझते हैं। बात करते हुए कमिश्नर ने कपड़े चेंज किए और गाड़ी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। सीनियर इंस्पेक्टर बड़ी फुर्ती से मिस्टर राजवीर के पास पहुंच गया था। उसने राजवीर से अटकती हुई आवाज में कहा, सर, आप यहाँ पर? बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पर मिस्टर राजवीर ने कुछ नहीं कहा। आपने मुझे किस बेस पर अरेस्ट किया है? और क्या वहां पर आपने किसी से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि वहां पर क्या हुआ है?
तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है? उस सीनियर इंस्पेक्टर ने अपनी गर्दन ना में हिला दी थी। अभी उन्हें बात करते हुए 15 मिनट ही बीते थे कि तभी वहां पर कमिश्नर भी आ गए थे। जैसे ही उन्होंने मिस्टर राजवीर को उस लड़के के साथ देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसने सोचा कि आखिर इस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ क्या संबंध हो सकता है। वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गए। सीनियर इंस्पेक्टर ने जब वहां पर कमिश्नर को आते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। कमिश्नर ने आते ही सीधा मिस्टर राजवीर सिंह को ग्रीट किया। सर, आप मुझे बता देते, मैं ही आपके पास आ जाता। आपने हमारे बॉस को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, क्या मैं जान सकता हूँ? ये सुनते ही कमिश्नर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आखिर राजवीर का बॉस कौन हो सकता है? तुम जिसको पकड़ कर लाए हो और तुम्हें उनका नाम तक नहीं पता। इनका नाम अथर्व सिंघानिया है। ये सरनेम सुनते ही कमिश्नर की सांस अटक गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। फिर भी कमिश्नर ने एक बार कंफर्म करने के लिए मिस्टर राजवीर से कहा, सर, आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर अथर्व सिंघानिया फैमिली से हैं? कमिश्नर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो आज पहली बार इतने पावरफुल आदमी से टकरा गया था जिसके बारे में वो पता भी नहीं लगा पा रहा था। अभी कमिश्नर मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़का सिंघानिया फैमिली के परिवार में से ही कोई होगा, पर ये डेफिनेटली सिंघानिया फैमिली का वारिस नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो होता तो अग्रवाल फैमिली की लड़की से शादी थोड़ी करता। अभी कमिश्नर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी राजवीर ने कहा, ये सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर जयराज सिंघानिया के पोते मिस्टर अथर्व सिंघानिया है। ये सुनकर तो कमिश्नर के सीने पर भारीपन सा महसूस होने लगा। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। किसी आदमी को अरेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही तुम्हें ये फैसला लेना चाहिए था। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब तक मैं मिडिल क्लास था तब तक तुम सबका बिहेवियर मेरे लिए ऐसा था जैसे कि गरीबों के लिए होता है। आज तुमने दिखा दिया कि सिस्टम भी 2 भागों में बटा हुआ है। इतना कहकर वो वहां से चल दिया। उसके पीछे राजवीर और सभी बॉडीगार्ड चल दिए। राजवीर ने आगे बढ़कर जल्दी से कार का डोर ओपन किया और वो सभी कारों में बैठकर वहां से निकल गए। इसी बीच एक आदमी जो अभी भी रिजॉर्ट में था, उसने किसी को फोन किया और कहा, मास्टर विक्रम, कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि किस फैमिली ग्रुप से हैं। लेकिन मैंने एक आदमी की बात सुनी, वो किसी से बात कर रहा था और उसकी बात करने से ही पता चल रहा था कि वो भी कोई पावरफुल फैमिली से है। उनके बेटे ने कुछ साल पहले एक बेवकूफी कर दी थी और उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था। ये सुनकर मास्टर विक्रम हंसते हुए बोले, तुमने अच्छा काम किया। वो इस फैमिली का आदमी है। अब तो खेल और इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। तुम बस नजर बनाए रखो। इतना कहकर मास्टर विक्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नैना अग्रवाल मेंशन आ चुकी थी। अगर तुम होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती उसे हाथ लगाने की। ये कहते ही उसकी आंखों के सामने वो एक नजारा फिर से घूम गया, जिसमें एक लड़की बच्चे को गोद में लेकर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उस बच्चे के सीने में खंजर लगा हुआ था। वो याद आते ही उसकी घबराहट बढ़ गई और माथे पर पसीना आ गया। इस वक्त नैना का शरीर एक पल के लिए ठंडा पड़ गया था। तभी जिया ने उसे हिलाया और कहा, तुझे क्या हुआ? भूल गई तुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। जिया की बात सुनकर वो थोड़ा संभली, लेकिन वो अभी भी किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। अभी उन्हें आए 10 मिनट ही बीते थे कि तभी मेंशन की डोर बेल रिंग हुई। शनाया ने जाकर डोर ओपन किया तो बाहर विवेक खड़ा था। जीजू, आप यहाँ? तभी उसके पीछे से मिस्टर सिन्हा निकले। क्या नैना बेटी अंदर ही है? शनाया तो मिस्टर सिन्हा को वहां पर देखकर डर गई थी। सिन्हा अंकल नैना से माफी मांगने आए हैं। ये सुनकर तो शनाया को और भी बड़ा शॉक लगा। तभी साइड से मिस्टर सिन्हा की नजर सोफे पर बैठी हुई नैना पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से शनाया को साइड किया और वो नैना की तरफ चले गए। मिस्टर सिन्हा और उसके बेटे को देखकर जिया डर गई। युग ने अपने हाथों की मुट्ठियां गुस्से में कस ली थी। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि इस बार अगर इस सिन्हा ने उसकी दीदी के बारे में कुछ भी कहा तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। लेकिन मिस्टर सिन्हा ने नैना के पास आते ही उसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी। नैना तो एकदम डर से पीछे हो गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने बेटे की इतनी बड़ी गलती में भी साथ दिया। बेटी तुम इसको और मुझे नादान समझकर माफ कर दो। आगे से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नैना के साथ साथ बाकी सभी शॉक में थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। शहर का इतना बड़ा आदमी हमारे घर पर माफी मांगने के लिए आया है। अंकल जी आप उठिए, आप ऐसे पैरों में गिरे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। और रही बात आपको माफ करने की, तो आपने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। आपने वही किया है जो एक पिता उस सिचुएशन में अपने बेटे के लिए करता। बेटी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं तुम्हारे पैरों से नहीं उठूंगा। विवेक और मिस्टर सिन्हा के लड़के को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या हुआ। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे नैना से माफी मांगेंगे। आखिर इस 2 कौड़ी की लड़की से पापा इतना डर क्यों रहे हैं? तभी नैना ने उनको कंधे से पकड़कर उठाया। मैंने आपको माफ कर दिया है, अब आप खड़े हो जाइए। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटी मैं तुम्हारे पति को भी छुड़वा दूंगा और उनसे कह देना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी की। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। उन्हें निकले हुए अभी मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे कि तभी डोरबेल दोबारा बजने लगी। अब कौन आ गया? शनाया ने जाकर डोर ओपन किया। बाहर खड़े शख्स को देखकर शनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे 100% यकीन था कि इन्हें मिस्टर सिन्हा ने तो नहीं छुड़ाया है। अथर्व भी शनाया के साइड से निकलकर हॉल में चला गया था। नैना ने उसे आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। तो फिर तुम रो क्यों रही हो जब तुम्हें मुझ पर इतना यकीन था? पता नहीं क्यों आज मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम बहुत थक गई हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर अथर्व नैना को ऊपर उसके कमरे में लेकर चला गया। नैना को उसके कमरे में छोड़कर अथर्व जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ा तभी नैना ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। आज पहली बार नैना ने अथर्व का हाथ पकड़ा था। उसने रूम का डोर क्लोज किया और उसके बाद वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लिए। अथर्व ने वॉशरूम से आने के बाद नैना की भी नाइट ड्रेस निकालकर बेड पर रख दी। नैना को हमेशा उसके पसंद के कपड़े रेडी मिलते थे और वो हमेशा उन कपड़ों को ही पहना करती थी जो अथर्व उसके लिए रखा करता था। नैना भी वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके आ गई। इतनी देर में ही अथर्व ने फर्श पर अपना बिस्तर रेडी कर लिया था। नैना के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अथर्व नैना को ही देख रहा था। वो खड़ी खड़ी यही सब सोच रही थी। तुम क्या सोच रही हो? आज तुमने मेरे लिए उनसे फाइट की, तुम्हें बहुत चोट आई होगी। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। मुझे कोई चोट नहीं आई है और तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। नैना ने जब उसकी ये बात सुनी तो अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। वो कब से ये चाहती थी कि ये लड़का कुछ हिम्मत दिखाए, लेकिन आज तक उसने नैना को नजर उठाकर नहीं देखा था और आज उसने नैना के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। यही सब बातें नैना को अथर्व के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, बस पास्ट की कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। मुझे जानना भी नहीं है कि तुम इतनी डिप्रेशन में कैसे चली गई थी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने पास्ट को भूल जाओ। मैं अपना पास्ट कभी नहीं भूल सकती। तुम बार बार क्या सोचने लगती हो? मैं सोच रही थी क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो? अथर्व का मन तो हो रहा था कि वो उसे सब कुछ बता दे, पर वो इस बात से डर रहा था कि कहीं इतनी बड़ी बात को सुनकर नैना नाराज न हो जाए। मेरे कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएंगे। रात के 1 बजे मास्टर विक्रम अपने बंगले में बैठे सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। अथर्व को अग्रवाल मेंशन आते देखकर मास्टर विक्रम जोर जोर से हंसने लगे और अपने आप से ही कहा, वो बेवकूफ आदमी तुम्हें एक रात के लिए भी लॉकअप में नहीं रख पाया। आखिर क्या अथर्व नैना को अपनी सच्चाई को बता देगा? क्या नैना के सामने आज अथर्व के सारे सीक्रेट खुल जाएंगे? वो लड़की कौन थी जिसके गोद में घायल बच्चा लेटा हुआ था? आखिर उनकी लाइफ में कौन सा नया मोड़ आने वाला है? और मास्टर विक्रम क्यों दिन रात नैना और अथर्व पर नजर रखे हुए है? इन सारे सवालों को जानने के लिए सुनिए
एम्पायर ऑफ हिडन किंग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।